अध्याय 41। क्या सुंदर शीर्ष छात्रा को ईर्ष्या हुई। ऐसा लग रहा था कि तीनों रूममेट अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर गए हुए हैं। जब उन्हें पता चला कि सु जिकिंग शेनगु की प्रेमिका बन गई है और स्कूल में अक्सर सेलिब्रिटीज के साथ उसका झगड़ा होता रहता है, तो शेनगु को लगा कि उसके रूममेट्स के साथ उसका रिश्ता खराब हो गया है। ऐसा नहीं है कि तीनों रूममेट सेलिब्रिटीज को नाराज करने और खुद के लिए परेशानी खड़ी करने से डरते थे। वस्तुपरक रूप से कहें तो यह चार छोटे सुअरों की तरह था, जिनके बीच पहले तो अच्छा रिश्ता था और वे एक साथ रहते थे, लेकिन अचानक उनमें से एक सुअर के सिर पर सींग उग आया और उसका शरीर अजगर में बदल गया। इसलिए अन्य तीन छोटे सुअर सहज रूप से झटके के बाद दूरी बनाए रखना चाहते थे, जो मानव वफादारी का भी संकेत था। शेनगु को उम्मीद थी कि कुछ समय बाद उन्हें इसकी आदत हो जाएगी और उन चारों के बीच की दूरी पहले जैसी हो जाएगी। अपनी चाबी से छात्रावास का दरवाजा खोलने के बाद शेनगु ने वह किताब जो वह दोपहर में पढ़ना चाहता था अपने बैग में रख ली, साथ ही एक कलम और एक अध्ययन पुस्तक भी रख ली और छात्रावास में ज्यादा देर तक नहीं रुका। आज तीसरा दिन था जब शेनगु ने अपने रूममेट्स के सामने घोषणा की कि सु जिकिंग उसकी प्रेमिका थी, और दूसरा दिन था जब उसने अंग्रेजी कक्षा में अपने सहपाठियों के सामने घोषणा की कि सु जिकिंग उसकी प्रेमिका थी। स्कूल में कई लोग अब भी शेनगु को देखते ही उसकी तरफ इशारा करके फुसफुसाते थे। हालांकि शेनगु उनकी बातें सुन नहीं पा रहा था, लेकिन उसे पता था कि वे अभी भी सु जिकिंग के साथ उसके अचानक हुए रिश्ते पर चर्चा कर रहे होंगे। उस गर्लफ्रेंड को शामिल करते हुए जिसे सु जिकिंग ने जियो हुआंग की परेशानी के कारण मुझे दिन की गर्लफ्रेंड के रूप में भेजा था, हमारा अस्थायी रिश्ता कल के बाद समाप्त हो जाएगा। शेनगु, जो अब दूसरों की नजरों की परवाह नहीं करता था, पुस्तकालय के रास्ते में बहुत आशावादी था, लेकिन सु जिकिंग की प्रतिस्पर्धी प्रकृति को देखते हुए जब तक वह मुझे हवाई जहाज के खेल में नहीं हरा सकती, यह अस्थायी संबंध जारी रहना चाहिए और इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। हालांकि जब शेनगु 306 अध्ययन कक्ष में सु जिकिंग के बगल में बैठा और उसने पढ़ाई जारी नहीं रखी, बल्कि तुरंत उसे हवाई जहाज खेल के लिए तैयार कागज का एक टुकड़ा दिया और उससे जोर से कहा, आज मैं आखिरी बार तुम्हारे साथ एक प्रायोगिक प्रेमिका के रूप में यह खेल खेल रही हूँ। मैं आज निश्चित रूप से जीतूंगा। इस समय जियाओ हुआंग और वूजी, दो मॉनिटर जो लंबे समय से इस स्वाध्ययन कक्ष में तैनात थे, अभी भी पीछे की सीटों पर अध्ययन कर रहे थे। सु जिकिंग के शब्दों ने न केवल शेनगु को चौंका दिया, बल्कि तुरंत उनका ध्यान इस ओर आकर्षित किया। जब कोई काम चुराया जाता है तो महान काम करना कठिन हो सकता है। जब आसपास अन्य लोग भी हैं तो ऐसा क्यों कहें? शेनगु ने धीमी आवाज में बहुत उलझन में पूछा, क्या आप यह बात डब्ल्यू चैट में निजी तौर पर नहीं कह सकते? लेकिन सु जिकिंग ने आवेगपूर्ण महसूस करने का कोई संकेत नहीं दिखाया। उसने अपना सिर नीचे किया और कागज पर हवाई जहाज खेल के लिए ग्रिड बनाए और बहुत स्वाभाविक रूप से जवाब दिया, ऐसा इसलिए है क्योंकि जब कुछ लोग इसे यहाँ सुनेंगे तभी हमारे प्रायोगिक संबंध के बारे में पूरे स्कूल को जल्दी पता चल जाएगा। शेनगु को समझ नहीं आया कि सु जिकिंग अचानक ऐसी कैसे हो गई, और उसके शब्दों के अर्थ से ऐसा प्रतीत होता था कि उसे पता था कि इस स्वाध्ययन कक्ष में उसकी निगरानी के लिए कुछ लोग भेजे गए हैं। या इससे भी अधिक शक्तिशाली बात यह है कि वह यह भी जान सकती है कि उसकी निगरानी के लिए किसी को किसने भेजा है। लेकिन आप यह बात कल इसी समय कह सकते हैं। हमारे पिछले समझौते के अनुसार क्या हमारा रिश्ता कल के बाद खत्म नहीं हो जाना चाहिए? चूंकि सु जिकिंग ने पहले ही समझौता तोड़ दिया था, इसलिए शेनगु ने सीधे दोनों मॉनिटरों से वह प्रश्न पूछा जो वह उनके सामने पूछना चाहता था। सु जिकिंग के बारे में उनकी पिछली धारणा में वह उस तरह की व्यक्ति नहीं होनी चाहिए जो पहले से समझौते को तोड़ दे। इससे पहले सु जिकिंग न केवल चेनडोंग विश्वविद्यालय में सुंदर और शैक्षणिक रूप से उत्कृष्ट थी, बल्कि वह अपने आचरण और काम में भी बहुत कठोर थी, जिससे शेनगु के लिए यह कल्पना करना मुश्किल हो गया कि वह आज अचानक ऐसा व्यवहार क्यों करेगी। इसके अलावा जब सु जिकिंग ने ये शब्द कहे तो उनके स्वर में माफी का कोई निशान नहीं था, और यहाँ तक कि स्वर की ओर से न्याय करने का संकेत भी था। इससे शेनगु को बेचैनी महसूस हुई। क्या ऐसा हो सकता है कि स्कूल में किसी ने मुझे और लिन मोमो को आज साथ में खाना खाते या कपड़े खरीदते देख लिया हो? इसे देखने के बाद उन्होंने तुरंत उसे बताया तो वह बहुत नाराज है, यह सोचकर कि मैं दोहरा व्यवहार कर रहा हूं। इस विचार को ध्यान में रखते हुए शेनगु को तुरंत एक व्यक्ति का ख्याल आया। वह व्यक्ति सु जिकिंग का रूममेट और सबसे अच्छा दोस्त यांग कियान था, जिसने पहले भी उसे एक बैकअप विकल्प बनाया था। क्या यह हो सकता है कि जियाओ हुआंग ने मेरे पीछे किसी को भेजा हो और मुझे और लिन मोमो को एक साथ देखने के बाद यांग कियान ने सु जिकिंग को बताया हो? यह सोचकर शेनगु को लगा कि यह स्थिति असंभव है।
आखिरकार पिछली बार सू जिकिंग के लिए लोगों को हॉट पॉट रेस्टोरेंट में लाकर जियाओ हुआंग ने यांग कियान को धोखा दिया था। तार्किक रूप से यांग कियान को इस तरह की मदद दोबारा नहीं करनी चाहिए, या यह वोगे हो सकता है। लेकिन मैंने तो बस उसके चचेरे भाई की मदद की है, और अगर उसमें जरा भी ज़मीर होता तो उसे इतनी जल्दी मेरे खिलाफ नहीं होना चाहिए था। जबकि शेनगू वहां विचारों में खोया हुआ बैठा था, कागज पर गेम ग्रिड बनाने पर भी ध्यान नहीं दे रहा था। सू जिकिंग ने पहले ही अपना चित्र बनाना समाप्त कर लिया था। फिर उसने शेनगू का पेपर लिया और उसके लिए चित्र बनाते हुए कुछ चिढ़कर कहा, आप सी चुन झील के पास लगे बुलेटिन बोर्ड पर नहीं गए होंगे। वू जियाई के साथ आपके रिश्ते का खुलासा हो गया है। तुम्हारी और उसकी एक तस्वीर भी है जिसमें तुम एक साथ बड़े होटल से बाहर आ रहे हो, और अब स्कूल में तुम्हारी लोकप्रियता उस समय से भी अधिक है जब यह घोषणा की गई थी कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूं। चौंकने के अलावा शेनगू ने तुरंत बॉस जो के बारे में सोचा, जिसे उसने पहले भी बुरी तरह से नाराज किया था। लेकिन उसने कब किसी को होटल के प्रवेश द्वार पर हमारी तस्वीरें लेने के लिए तैनात किया। मैं भोज से निकलने के बाद कुछ देर के लिए वू जियाई की कार में रुका। क्या उस समय हमें निशाना बनाया गया था, या जब हम कार में थे, या जब हम कार से बाहर निकले थे तब हमारी तस्वीरें खींची गईं? सू जिकिंग ने झटपट शेनगू के हवाई जहाज के खेल के लिए ग्रिड बना दिया। ग्रिड बनाने वाली रेखाएं थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी लग रही थीं, लेकिन कुल मिलाकर यह इस्तेमाल करने लायक नहीं लग रहा था। अब आपके हाव भाव को देखते हुए बुलेटिन बोर्ड पर जो लिखा गया है वह सच ही होगा। सू जिकिंग ने बिना किसी भावना के खेल का कागज शेनगू को वापस सौंप दिया। ऐसी स्थिति में अपने रूममेट्स को यह साबित करने के लिए आपको मेरी अस्थायी गर्लफ्रेंड की क्या जरूरत है? यदि आप उन्हें बताएं कि बड़ी स्टार वू जियाई आपकी गर्लफ्रेंड हैं, तो क्या वे और भी अधिक प्रभावित नहीं होंगे और आपकी प्रतिष्ठा और भी बढ़ जाएगी? शेनगू स्पष्ट रूप से सुन सकता था कि सू जिकिंग ने बड़े स्टार शब्दों पर कितना जोर दिया था। क्या वह ईर्ष्यालु है? यह निर्णय लेते ही उसकी प्रसन्नतापूर्ण मनोदशा ने उसके पिछले सदमे और कुछ असहायता को तुरंत दूर कर दिया, और उसकी मुस्कुराहट भी छिपी नहीं थी, जिससे सू जिकिंग का भावहीन चेहरा कुछ गुस्से में आ गया। ऐसा लगता है कि आप अपने आप से काफी खुश हैं। सू जिकिंग ने अपना गुस्सा दबाते हुए कहा, अगर ऐसा न होता तो? शेनगू, जिसने पहले ही अनुमान लगा लिया था, तुरंत आगे बोला, अगर तुम मुझे रोकने से पहले एक बार और पीटना नहीं चाहते होते तो तुम मुझे बदमाश कहते और मुझे तुरंत चले जाने को कहते, है ना? अध्याय 42। एक सुंदर फूल को क्रूर हाथ से नष्ट करना। आपको अपने बारे में अच्छी समझ है। सू जिकिंग शेनगू की आत्मजागरूकता पर हंसने से खुद को रोक नहीं सकी और उससे आग्रह किया, जल्दी से विमान बनाओ, मैं आज तुम्हें निश्चित रूप से बुरी तरह हरा दूंगा। शेनगू समझ गया कि यह समय वू जियाई के साथ हुई स्थिति को सू जिकिंग को समझाने का नहीं था, जो उस समय बहुत गुस्से में और आश्वस्त थी। वह अध्ययन कक्ष में मौजूद 2 दर्शकों के सामने सू जिकिंग को यह नहीं बता सका कि वह और वू जियाई भी नकली प्रेमी थे। इसलिए उसने पहले खेल जीतने का फैसला किया, और फिर तीसरी बार हारने पर सू जिकिंग की प्रतिक्रिया देखने के बाद वह तय करेगा कि कैसे उसे उससे नफरत करना बंद करने के लिए मजबूर किया जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता, बिल्कुल असंभव। आपने पहली बार मेरे दिमाग में सेठ हेड की स्थिति का अनुमान कैसे लगाया? भले ही यह महज संयोग हो, लेकिन इसे लगातार 3 बार मारना असंभव है। यह बहुत नकली है, बहुत अविश्वसनीय, और मेरे तीनों विमान प्रमुखों की स्थिति विमान बनाने से ठीक पहले तय कर ली गई थी। सू जिकिंग को बहुत धक्का लगा और उसे तुरंत अपना पेपर फाड़ने की तीव्र इच्छा हुई। शायद स्वर्ग भी अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, और आप मुझे गलत समझ रहे हैं। शेनगू ने इस अवसर का उपयोग कुछ ऐसा कहने के लिए किया जिससे वह संभवतः डगमगा जाए। निश्चित रूप से, हालांकि सू जिकिंग का IQ बहुत ऊंचा था, फिर भी वह इस बेहद अवैज्ञानिक घटना से हिल गई थी। क्या आप यह कह रहे हैं कि कोई आपको फिर से फंसा रहा है? ठीक वैसे ही जैसे पिछली बार हुआ था जब बुलेटिन बोर्ड पर यह उपहास किया गया था कि तुम मेरे लायक नहीं हो। सू जिकिंग शेनगू को फंसाए जाने की दिशा में विश्लेषण करने के लिए तैयार थे, लेकिन तुरंत बुलेटिन बोर्ड पर होटल के प्रवेश द्वार पर एक साथ दिखाई देने वाले शेनगू और वू जियाई की तस्वीर के बारे में सोचा। आप उस फोटो को कैसे समझाएंगे? क्या आप यह कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने आपकी फोटो फ्रेम की है उसने उसे संपादित किया है? मैंने बुलेटिन बोर्ड के सामने उस फोटो को काफी देर तक देखा और वह असली लग रही थी। शेनगू ने थोड़ा मुस्कुराया और सू जिकिंग के सवाल का जवाब नहीं दिया। उसने अचानक सू जिकिंग से पूछा, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? सू जिकिंग ने तुरंत इनकार कर दिया, यह कैसे संभव है? तुम्हें भ्रम हो गया होगा। शेनगू ने उसे स्थिति स्पष्ट करने के लिए उत्सुक देखा,
लेकिन बिना शांत हुए उसका पीछा करना जारी रखा। जब हमने पहले वू जियाई के बारे में बात की थी तो आप बहुत गुस्से में थे। आपने मुझे पहले बताया था कि आपने उस तस्वीर की प्रामाणिकता की पुष्टि करने में बहुत समय लगाया था। इसका मतलब यह है कि आप निश्चित रूप से अपने दिल में यह सच नहीं चाहते हैं। ऐसे साहसिक शब्दों से सु जिकिंग तुरंत गुस्से में खड़ी हो गईं और जोर से इनकार करने लगीं। आप क्या सोच रहे हैं? मैं तुम्हें कैसे पसंद कर सकता हूं? तुम मेरे दिल में एक समझदार प्रेमी के मानकों को पूरा करने से बहुत दूर हो। मैंने ऐसा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं यह विश्वास नहीं करना चाहता था कि तुम जो हानिरहित दिखते थे वास्तव में मुझे मूर्ख बना रहे हो जिसकी आईक्यू बहुत ऊंची है। ये शब्द कहने के बाद सु जिकिंग को एहसास हुआ कि उसकी प्रतिक्रिया पहले से ही बहुत अनुचित थी, इसलिए उसने जल्दी से अपनी अध्ययन सामग्री पैक की, शेनगु को दूर धकेल दिया और जल्दी से स्वाध्ययन कक्ष के दरवाजे की ओर चल दी। क्या मुझे उसके पीछे जाना चाहिए? यह विचार शेनगु के दिमाग में कौन था? उनकी अंतरंगता का स्तर अब केवल 32 था और सिस्टम के दृष्टिकोण से शेनगु समझ गया कि सु जिकिंग के लिए यह स्वीकार करना असंभव था कि वह अब उसे पसंद करती थी। ठीक है, उस स्थिति में मैं उसे बाद में WChat का उपयोग करके समझाऊंगा। मुझे लगता है कि सच्चाई जानने के बाद वह मुझ पर कभी गुस्सा नहीं करेगी और मैं अभी तक उसका आधिकारिक बॉयफ्रेंड नहीं हूं। अगर वह मुझे पसंद करने की स्थिति तक नहीं पहुंची है तो उसका गुस्सा सिर्फ इसलिए है क्योंकि स्कूल के शिक्षकों और छात्रों के सामने उसकी इज्जत चली गई है। शेनगु ने यह सोचा और स्वाध्ययन कक्ष में 2 निरीक्षकों पर नजर डाली। उनकी नजरें अब सु जिकिंग पर थीं और जब वह स्वाध्ययन कक्ष से बाहर निकली तो वे भी बाहर भाग गए। बेशक वे सु जिकिंग का पीछा करने के लिए बाहर नहीं भागे। bit.ly 3 IBFJKV पर एक त्वरित नजर डालने से आपको अधिक संतुष्टि मिलेगी। इन 2 लोगों का उद्देश्य एक ऐसी जगह ढूंढना था जहां कोई न हो और जल्दी से फोन पर अपने मालिक को रिपोर्ट करना था। यदि पूरे स्कूल में फैली अफवाहों का सफलतापूर्वक खंडन करने के लिए फोटो के रूप में कोई सबूत है तो हमें वू जियाई को अपने निजी सार्वजनिक अकाउंट पर इसका खंडन करने की आवश्यकता है। वैसे भी उसने बॉस जो को पहले ही बता दिया है कि उसने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया है। अगर अब इसे अस्वीकार करने की आधिकारिक घोषणा हो जाए तो शायद बॉस जो को इस पर और अधिक विश्वास हो जाएगा। शेनगु ने अपना फोन निकाला और वू जियाई का नंबर डायल करना चाहा, लेकिन उसे डर था कि कहीं उसकी बात सुन न ली जाए, इसलिए उसने फिलहाल इस विचार को टाल दिया। इसके बजाय उसने अपना सामान पैक किया और लाइब्रेरी से बाहर निकल गया तथा उस मकान में वापस जाने की तैयारी करने लगा जिसे उसने लिन मोमो के साथ किराए पर लिया था ताकि वह यह अधिक गुप्त फोन कॉल कर सके। इस बीच सु जिकिंग, जो बहुत गुस्से में थी, जल्दी से अपने छात्रावास में लौट आई। रास्ते में वह अपने दिल में इसे बहुत अच्छी तरह से समझ गई। शेनगु और वू जियाई वास्तव में एक रोमांटिक रिश्ते में थे या नहीं, इसकी तुलना में वह विमान युद्ध खेल में लगातार 3 बार शेनगु से हारने के बारे में और भी अधिक परेशान थी। विशेष रूप से तीसरी बार शेनगु वास्तव में बिना किसी प्रतिरोध के केवल 3 प्रयासों में उसके विमान सिर की सभी स्थितियों का अनुमान लगाने में कामयाब रही। क्या यह सचमुच वैसा ही हो सकता है जैसा उसने कहा था कि आज उसका भाग्य इतना अच्छा था क्योंकि स्वर्ग भी यह नहीं देख सकता था कि उसके साथ अन्याय हो रहा है। छात्रावास में वापस आकर सु जिकिंग ने अपने कंप्यूटर डेस्क पर बैठकर आज फिर से हारने के मामले का तर्कसंगत रूप से विश्लेषण करने की कोशिश की। यांग कियान, जो बिस्तर पर लेटी हुई अपना फोन देख रही थी, वापस आकर सु जिकिंग के निराश चेहरे को देखकर सोच में पड़ गई कि शेनगु से उसका झगड़ा हो गया है। वह मन ही मन खुश हुई और जल्दी से पूछा, जिकिंग, उस बदमाश ने तुम्हें ठोस सबूत कैसे समझाया? इस समय 4 लोगों के छात्रावास में केवल सु जिकिंग और यांग कियान थे, इसलिए सु जिकिंग ने आह भरी और कहा, वह और कैसे समझा सकता था? उसने तो साफ इनकार कर दिया। लेकिन शांत होकर सोचने पर वू जियाई मनोरंजन जगत की एक लोकप्रिय प्रथम श्रेणी की अभिनेत्री हैं। वह शेनगु को कैसे जानती थीं? और वह एक साधारण कॉलेज छात्र के प्यार में कैसे पड़ सकती थीं? मुझे लगता है कि यह मामला उतना सरल नहीं है जितना सतह पर दिखता है। यांग कियान ने अपना फोन नीचे रख दिया और बिस्तर पर बैठ गई और बोली, मुझे इस बारे में नहीं पता, लेकिन मैंने सुना है कि जब वू जियाई कल वूगे से मिलने स्कूल आई थी तो उसकी शेनगु के साथ थोड़ी झड़प हुई थी। उसके साथ उसके अंगरक्षक और वूगे भी थे। उस समय क्योंकि वूगे ने अंगरक्षकों को खुद को संयमित रखने के लिए कहा था, इसलिए दोनों पक्षों के बीच कोई संघर्ष नहीं हुआ। क्या ऐसा हो सकता है कि वह कल वूगे से मिलने नहीं आई थी, बल्कि इस स्कूल में आने का असली कारण यह था कि वह जानती थी कि शेनगु तुम्हारे साथ डेटिंग कर रहा है, इसलिए वह उससे भिड़ने आई थी?
यांग कियान जानती थी कि शेनगो और वू जियाई की तस्वीरें जारी करने का काम जियो हुआंग ने नहीं किया था, इसलिए वह दोनों के बीच वास्तविक संबंध के बारे में निश्चित नहीं हो सकी। और अंदर ही अंदर यांग कियान को खुद विश्वास नहीं था कि शेनगो और वू जियाई वास्तव में एक रोमांटिक रिश्ते में थे। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत समय पहले से ही शेनगो उसका पूरी लगन से पीछा कर रहा था। हालांकि उन्होंने शेनगो को, जिनकी स्थिति औसत थी, केवल बैकअप विकल्प के रूप में ही लिया। अध्याय 43 प्रेम गुरु एक व्यंजना है। शेनगु के किराए के घर पर लौटते हुए उसने लिन मोमो को एक बिल्ली के रूप में सोफे पर लेटे हुए टीवी देखते हुए देखा। मुझे आपकी एक चीज में मदद चाहिए। शेनगु छोटी सफेद बिल्ली के बगल में बैठ गया और ध्यान रखा कि कहीं गलती से उसकी पूंछ पर न बैठ जाए। क्या बात क्या बात? लिन मोमो ने आलस से पूछा। क्या यह सु जिकिंग से संबंधित है? आप नहीं चाहते कि मैं उसका पीछा करने में आपकी मदद करूं, है ना? शेनगु ने हाथ हिलाते हुए कहा, नहीं, ऐसा इसलिए है क्योंकि स्कूल में कोई मुझे निशाना बना रहा है। उन्होंने सिचुन झील के बुलेटिन बोर्ड पर मेरी और एक महिला सेलिब्रिटी की तस्वीर लगाई और कहा कि वह मेरी गर्लफ्रेंड है। लेकिन मैं अभी जाकर इसे नहीं देख सकता, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप जाकर पता लगाएं कि क्या हो रहा है। जब छोटी सफेद बिल्ली ने यह सुना तो उसे तुरंत इसमें दिलचस्पी हो गई। एक महिला सेलिब्रिटी? क्या वह सुंदर है? उसका फिगर कैसा है? आपकी फोटो एक महिला सेलिब्रिटी के साथ क्यों है? शेनगु ने लिन मोमो की गपशप भरी अभिव्यक्ति को देखकर आह भरी और पूछा, तुम इतनी गपशप क्यों कर रही हो? उन्होंने सोचा कि लिन मोमो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन पर वे भरोसा कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने संक्षेप में वू जियाई की पहचान और उस घटना के बारे में बताया जिसमें उसने कल रात उनसे मदद मांगी थी, जिसके परिणामस्वरूप झो हुआहाई को ठेस पहुंची थी। शेनगु को कल रात झो हुआहाई का असली नाम याद नहीं था क्योंकि वह लिन मोमो के लड़की बन जाने से बहुत सदमे में था। आज जब वू जियाई ने उसे अपने पिता से मिलने के लिए कहा तो उसे एहसास हुआ कि झो हुआहाई के खिलाफ लड़ाई में उसे अपने दुश्मन को जानना जरूरी है। उसने जल्दी से अपने फोन पर खोज की और पता चला कि झो हुआहाई मनोरंजन उद्योग के शीर्ष 5 मालिकों में से एक है, जिसकी संपत्ति लगभग 20 अरब युआन है। इसके अलावा वह न केवल मनोरंजन उद्योग में कारोबार कर रहे थे, बल्कि धीरे धीरे रियल एस्टेट और उच्च श्रेणी के होटल व्यवसायों में भी प्रवेश कर रहे थे। भले ही शेनगु अभी 100 गेम सिक्कों से 1 लाख आरएमबी खरीद सकता है, लेकिन भविष्य में झो हुआहाई जितनी संपत्ति पाने के लिए उसे अस्थायी कार्यों से 20 मिलियन गेम सिक्के अर्जित करने होंगे। वह किस प्रकार की अवधारणा थी? भले ही वह एक अस्थायी कार्य से 500 गेम सिक्के कमा सकता है, फिर भी उसे 40,000 अस्थायी कार्य पूरे करने होंगे। यदि वह प्रतिदिन एक कार्य भी पूरा कर सके तो भी उसे 100 वर्ष से अधिक समय लगेगा। बेशक उसे उम्मीद नहीं थी कि वह कम समय में झो हुआहाई जितना पैसा कमा लेगा। वह समझता था कि जब उसके पास कुछ पूंजी होगी तो पैसा पैसा बना सकता है और संचय की गति ज्यामितीय रूप से गुणा होगी, न कि केवल साधारण जोड़। झो हुआहाई की जानकारी की जांच करते समय उन्होंने वानजी बाइके के बारे में वू जियाई के पिता की जानकारी की जांच करने के लिए भी समय निकाला। झो हुआहाई की जानकारी की तुलना में वू जियाई के पिता की जानकारी बहुत सरल थी। शेनगु की संक्षिप्त व्याख्या सुनने के बाद लिन मोमो कुछ देर के लिए चुप हो गया, मानो झो हुआहाई को नाराज करने के बाद घटनाओं की दिशा के बारे में सोच रहा हो। जल्द ही उसने चिढ़ाते हुए पूछा, इससे पहले कि मैं आपकी मदद करूं, मुझे कुछ प्रश्न स्पष्ट करने हैं। आपने कल रात वू जियाई की मदद करने के लिए सहमति क्यों दी? क्या वह आपकी चचेरी बहन नहीं है, जो प्यार में आपकी प्रतिद्वंद्वी भी है? सामान्यतः वह जितनी अधिक बदकिस्मत होगी, आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। लेकिन आपने उसे बचाने का फैसला किया, और उसे बचाने के बाद आपने उसे यह भी सलाह दी कि वह झो हुआहाई को बताए कि उसने आपसे संबंध तोड़ लिया है। क्या तुम्हें नहीं पता कि ऐसा करने के बाद झो हुआहाई अपना सारा गुस्सा तुम पर उतारेगा? तुम्हें उसे हर चीज की जिम्मेदारी लेने में मदद क्यों करनी पड़ी? यह पूछने पर लिन मोमो ने देखा कि शेनगु के चेहरे पर शांति थी और ऐसा लग रहा था कि उसे लगा कि यह कुछ ऐसा है जो उसे करना ही चाहिए। इसलिए उसने अचानक एहसास के भाव से कहा, मुझे मत बताओ कि तुम उससे प्यार करने लगे हो। क्या आप अभी सु जिकिंग का पीछा करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? क्या यह हो सकता है कि आप एक प्रेम संत बनना चाहते हैं? यह सुनने के बाद शेनगु थोड़ा शर्मिंदा होकर हंसने से खुद को रोक नहीं सका। क्या इसलिए कि मैं तुम्हारा स्वामी हूं? तो आपने मेरे संभावित दोगले व्यवहार के लिए इतना सुंदर शब्द इस्तेमाल किया। बोलते समय उसने लिन मोमो के शरीर के मुलायम बालों को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन अचानक उसे याद आया कि हालांकि वह अभी एक बिल्ली है, वह किसी भी समय ऐसस्तर की देवी में बदल सकती है।
यह सोचते ही उसका हाथ हिचकिचाया और उसके फर से सिर्फ 2 सेंटीमीटर दूर रुक गया। फिर उसने उसे वापस ले लिया। माफ कीजिए, बचपन से ही मुझे छोटे जानवर पसंद रहे हैं और मैं बिल्लियों और कुत्तों को छूकर देखना चाहता हूं कि उन्हें कैसा महसूस होता है। शेनगू, जिसने अपना हाथ पीछे खींच लिया था, ने दोनों के बीच थोड़े अजीब माहौल को कम करने के लिए अपने सिर को हल्के से खुजलाने के लिए इसका इस्तेमाल किया। यह ठीक है। दूसरी ओर लिन मोमू पूरी तरह से बेपरवाह दिखे। अपने पालतू जानवर के रूप में आप मुझे स्वादिष्ट भोजन प्रदान करते हैं, इसलिए आपका मुझे छूना ठीक है। भविष्य में यदि आपके पास समय हो तो कभी कभी मेरी खुजली मिटाने में मदद करें और मुझे बहुत आराम महसूस होगा। इन सीधे शब्दों ने शेनगू को तुरंत लिन मोमू के आकर्षक स्वरूप की याद दिला दी, जब वह कल रात एक लड़की में बदल गई थी। साथ ही खरीदारी के दौरान उसने अधोवस्त्र की दुकान से जो विभिन्न चीजें खरीदी थीं, उनके लिए भी उसने भुगतान किया था। खांसी खांसी। शेनगू की कुछ हद तक सूक्ष्म अभिव्यक्ति को देखकर लिन मोमू को तुरंत एहसास हुआ कि उसके शब्दों को शायद उसने गलत समझा है और तुरंत कहा, बेशक मुझे छूने और खुजली करने की अनुमति केवल तभी है जब मैं एक बिल्ली हूँ। अगर मैं लड़की बन जाऊं तो तुम खुद को थोड़ा रोक सकते हो, बशर्ते मैं पहले से ही तुम्हारी गर्लफ्रेंड न हो। शेनगू लिन मोमू के साथ इस विषय पर और चर्चा नहीं करना चाहता था। वह समझ गया था कि उनकी वर्तमान अंतरंगता के स्तर 99 के साथ, भले ही वह थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर कहे, वह उसे केवल समझ ही सकता था। इसलिए उन्होंने लिन मोमू से विनती करते हुए कहा कि वह चेनडोंग विश्वविद्यालय में सिचुन झील के सामने लगे बुलेटिन बोर्ड पर जाएं और देखें कि क्या हो रहा है। मुझे पता था कि जब हम साथ में खरीदारी कर रहे थे तो मुझे तुमसे मोबाइल फोन खरीदने के लिए कहना चाहिए था। इस तरह मैं इसका वर्णन करने के लिए संघर्ष करने के बजाय बस एक तस्वीर ले सकता हूं और आपको भेज सकता हूं। लिन मोमू ने शेनगू के अनुरोध में ज्यादा देरी नहीं की और तुरंत जमीन पर कूद गए। बाथरूम की ओर चलते हुए कहा, वह सरल है। क्या यह सिर्फ एक मोबाइल फोन खरीदना नहीं है? स्कूल के पास एक छोटी सी मोबाइल फोन की दुकान है और अभी तस्वीरें लेने के लिए यह काफी अच्छी है और मैं बाद में आपके लिए एक बेहतर फोन खरीदूंगा। शेनगू, जिसके कार्ड में बहुत सारा पैसा था, ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत कहा। लिन मोमू बाथरूम में जल्दी से एक लड़की में बदल गई और उसके कपड़े नए कपड़ों में बदल दिए गए थे जो शेनगू ने आज उसके लिए खरीदे थे। जैसे ही उसने महंगे डिजाइनर कपड़े पहने, शेनगू को लगा कि वह पुराने कपड़े पहनने की तुलना में और भी बेहतर लग रही थी। इसके बारे में क्या ख्याल है? जाने से पहले लिन मोमू जानबूझकर शेनगू के सामने घूमे और उनसे पूछा, 2P9EMV8W पर एक त्वरित नजर डालने से आप अधिक संतुष्ट हो जाएंगे। क्या यह बहुत अच्छा नहीं लग रहा है? इसकी तुलना सुजुकी से कैसे की जा सकती है? और वो जियाई के बारे में क्या ख्याल है? इसकी बात करें तो मैं वास्तव में उनसे आमने सामने मिलना चाहता हूं। अध्याय 44। रूममेट का अचानक निमंत्रण। फोन खरीदने की प्रक्रिया सरल और तेज थी। सिर्फ 1000 युआन से ज्यादा की राशि में शेनगू ने लिन मोमू के लिए एक बढ़िया फोन खरीदा। उस छोटी सी फोन की दुकान के मालिक ने पहले कभी किसी ग्राहक को इतनी जल्दी फोन खरीदते नहीं देखा था। डिस्प्ले पर रखे ढेरों फोनों में से चुनने से लेकर भुगतान करने तक शेनगू को 2 मिनट से भी कम समय लगा। उसे मालिक के हमेशा की तरह लुभाने वाले सेल्स पिच की भी जरूरत नहीं पड़ी। सिस्टम जल्दी से इंस्टॉल करने का आग्रह करने के बाद शेनगू को पता चला कि फोन के कैमरा फंक्शन का इस्तेमाल सिस्टम इंस्टॉल किए बिना भी किया जा सकता है, इसलिए उसने फोन लिया और लिन मोमू के साथ चला गया। छोटे भाई, आप सिस्टम इंस्टॉल किए बिना इस फोन का उपयोग नहीं कर सकते। जैसे ही शेनगू और उसके बगल में बैठी खूबसूरत महिला दुकान के दरवाजे से गायब होने वाले थे, विवेकशील मालिक ने जल्दी से उनके पीछे से चिल्लाकर कहा, यह ठीक है जब तक यह तस्वीरें ले सकता है। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, शेनगू, जो लिन मोमू को सिचुन झील ले जाने के लिए उत्सुक था, पहले ही दुकान मालिक की नजरों से ओझल हो गया था। वह कितना अमीर है? दुकान मालिक, जो अविश्वास में था, ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। सिर्फ तस्वीरें लेने के लिए 1000 युआन से अधिक खर्च करना। फिर उसने खुद को समझाया, वास्तव में जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो यह इतना बुरा नहीं है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो क्या फिर भी आपकी इतनी सुंदर गर्लफ्रेंड हो सकती है? जब मैं पहली बार दुकान में आया तो मैं यह देखकर हैरान रह गया कि उसकी प्रेमिका कितनी खूबसूरत थी। लेकिन अगर आप सचमुच अमीर हैं तो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक महंगा खिलौना क्यों नहीं खरीदते? या फिर मुझे लगता है कि मेरी छोटी सी दुकान भरोसेमंद नहीं है, इसलिए मैंने पहले अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कैमरा फोन खरीदा। यह सोचकर फोन की दुकान के मालिक को लगा कि उसका उचित विश्लेषण और भी अधिक समझ से परे था।
लेकिन आज उसने कुछ ही मिनटों में एक फोन बेच दिया, इसलिए वह अभी भी बहुत खुश था। फोन की दुकान से निकलने के बाद शेनगु ने लिन मोमो को डोंग विश्वविद्यालय के परिसर में सिचुन झील का अनुमानित स्थान बताया। यदि आपको यह नहीं मिल रहा है तो आप परिसर में किसी पुरुष छात्र से पूछ सकते हैं। मुझे लगता है कि आपकी वर्तमान उपस्थिति को देखते हुए न केवल आपको रास्ता पूछने के लिए एक पुरुष छात्र मिल जाएगा, बल्कि पुरुष छात्र संभवतः आपको वहां ले जाने के लिए उत्सुक भी होगा। शेनगु को आखिरकार इस दौरान लिन मोमो को चिढ़ाने का मौका मिल गया। हालांकि लिन मोमो ने गर्व से मुस्कुराते हुए शेनगु के कंधे को थपथपाया और उसे चिढ़ाया, जानकर अच्छा लगा, भविष्य में मुझे याद रखना। इस वाक्य ने शेनगु को अवाक कर दिया और वह खुद को सोचने से नहीं रोक सका। अगर तुम एक सामान्य लड़की होती तो शायद मैं भावुक हो जाता, लेकिन जब एक बिल्ली मुझसे ऐसी अस्पष्ट बातें कहती है तो मुझे अजीब लगता है, चाहे मैं उसे कैसे भी सुनूं। लेकिन उसने ये बातें सड़क पर लिन मोमो से नहीं कहीं। वह बस थोड़ा मुस्कुराया, लिन मोमो के कंधे पर थपथपाया और कहा, तेजी से जाओ। मैं अभी भी इस बात का इंतजार कर रहा हूं कि आप स्थिति को समझें और इस संकट को हल करने के बारे में सोचें। जैसे ही लिन मोमो डोंग विश्वविद्यालय के परिसर की ओर अकेले चल रहे थे, शेनगु का फोन अचानक बज उठा। उन्होंने देखा कि स्क्रीन पर नंबर उनके रूममेट वांग निंग का था। इससे पहले कि वह और सु जिकिंग अपने रिश्ते की आधिकारिक घोषणा करते, वांग निंग ने उनका मजाक उड़ाया था कि वह एक मेंढक है जो हंस का मांस खाना चाहता है। और जब पूरे स्कूल में उनके प्रेमी के रूप में संबंध के बारे में पता चला तो शेनगु के अन्य दो रूममेट्स की तरह उनमें भी शुरू में ईर्ष्या और जलन की भावनाएं थीं, लेकिन फिर अचानक आई कुशलता के कारण उन्होंने शेनगु से दूरी बनाने के संकेत देने शुरू कर दिए। मैंने सोचा कि स्कूल के शक्तिशाली व्यक्ति को अपमानित करने के बाद वे मुझसे संपर्क नहीं करना चाहेंगे। शेनगु को बहुत खुशी हुई जब उसने देखा कि वांग निंग उसे बुला रहा है। आखिरकार वे 2 साल से ज्यादा समय से रूममेट थे। हालांकि शेनगु की पहले डॉर्मेट्री में हैसियत कम थी, फिर भी उसे हमेशा लगता था कि साथ रहने का सौभाग्य और जो लंबी दोस्ती बनी है वह अब भी बहुत कीमती है, भले ही वे ज्यादातर समय बस मजाक ही करते रहे हों। नमस्ते, शेनगु ने खुशी से फोन का जवाब दिया। शेनगु, यह वांग निंग है। फोन के दूसरी तरफ वांग निंग थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। क्या तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए? आज दोपहर जब मैं छात्रावास में लौटा तो देखा कि तुम तीनों में से कोई भी वहां नहीं था। शेनगु को वांग निंग के स्वर से यह अनुमान नहीं लग सका कि वह क्यों घबराया हुआ था, इसलिए उसने लापरवाही से कुछ छात्रावास के मामलों के बारे में बात की और दूसरे पक्ष द्वारा कॉल का उद्देश्य बताने की प्रतीक्षा की। यह इस तरह है। फोन पर वांग निंग एक पल के लिए चुप हो गए और फिर शेनगु से अति उत्साही स्वर में बोले, पिछली बार क्या लू हाओ ने नहीं कहा था कि वह मुझे और झांग यू को आपके और सु जिकिंग के साथ डिनर पर आमंत्रित करने के लिए ले जाना चाहता है? उस बदमाश जियाओ हुआंग के हस्तक्षेप के कारण हम एक साथ खाना नहीं खा पाए। आज दोपहर को हमारी कक्षाएं नहीं हैं, इसलिए हम तीनों अपनी सहेलियों को खेलने के लिए बाहर ले जा रहे हैं। लू हाओ ने सुझाव दिया कि हम सब शहर में कोई अच्छा रेस्टोरेंट खोजें और साथ में खाना खाएं। शेनगु सिचुन झील परिसर के बुलेटिन बोर्ड पर लगी नई स्थिति से अनजान लग रहा था। शायद इसलिए कि वह पूरी दोपहर बाहर रहा था और जिस बुरे आदमी ने उसकी और वू जियाई की तस्वीर पोस्ट की थी उसे दोपहर के बाद ही ऐसा करना चाहिए था। चूंकि मामला ऐसा ही था, इसलिए वह इस कष्टप्रद और अभी भी अस्पष्ट मामले के बारे में वांग निंग से अभी बात नहीं करना चाहता था। उन्होंने वांग निंग से कहा, सु जिकिंग की दैनिक अध्ययन योजना के अनुसार उसे अभी भी बहुत कुछ सीखना है, इसलिए संभवतः उसके पास आज आपके साथ शहर में रात के खाने पर जाने के लिए इतना समय नहीं है। इस तरह का बहाना दूसरों के लिए बेकार होगा, लेकिन जब सु जिकिंग पर इसका इस्तेमाल किया गया तो वांग निंग इस पर विश्वास करने से खुद को नहीं रोक सका। क्या तुम अब भी उसके साथ पढ़ाई करने जा रहे हो? वांग निंग, जो बहुत निराश लग रहे थे, ने तुरंत समझौता करने का निमंत्रण दिया। हाल ही में बहुत कुछ हुआ है और हम आपसे इसके बारे में बात करना चाहते थे, लेकिन तुम कल पूरी रात वापस नहीं आई और तुम अपनी किताबें लेकर आज सुबह तीसरी और चौथी कक्षा से पहले ही जल्दी में चली गईं। सु जिकिंग, अगर तुम नहीं आ सकती तो हमारे साथ भोजन करने आ जाओ। हमारी सभी गर्लफ्रेंड्स इस बात को लेकर बहुत उत्सुक हैं कि आपने सु जिकिंग को कैसे जीत लिया। वांग निंग के बार बार के उत्साही निमंत्रणों का सामना करते हुए शेनगु, जो अपने 3 रूममेट्स से और अधिक दूर नहीं होना चाहता था, अंततः सिर हिलाकर सहमत हो गया। उन्होंने वांग निंग से वीचैट पर स्थान भेजने को कहा और वे 1 घंटे से कुछ अधिक समय बाद यानी दोपहर 4 बजे वहां मिलने के लिए सहमत हो गए। यहां से टैक्सी द्वारा शहर के केंद्र तक पहुंचने में आधे घंटे से भी कम समय लगेगा।
थोड़ी देर बाद मिलने का कारण मुख्य रूप से यह था कि शेनगु स्प्रिंग लेक के बारे में खबर का इंतजार करना चाहता था जो लिन मोमो वापस ला रहा था। बेशक उसने वांग निंग को जो कारण बताया वह यह था कि उसे दोपहर में कुछ समय के लिए सु जिकिंग के साथ उसकी पढ़ाई में शामिल होना था और वह शाम को उसके साथ नहीं जा सकेगा। फोन रखने के बाद शेनगु अपने किराए के कमरे में लौट आया। लिन मोमो के लौटने की प्रतीक्षा करते हुए उन्होंने वीचैट में ड्राफ्ट बॉक्स फंक्शन का उपयोग करके सु जिकिंग को समझाने के लिए एक ड्राफ्ट लिखा जिसे उन्होंने संशोधित करने और लिन मोमो द्वारा सटीक जानकारी वापस लाने के बाद भेजने की योजना बनाई। मुझे उम्मीद है कि इससे पहले कि मैं वीचैट पर अपनी बात समझा पाऊं वह मुझे ब्लॉक नहीं कर देगी। शेनगु जो मसौदा लिखने का आधा काम कर चुके थे को अचानक यह बात सूझी और वे और अधिक चिंतित हो गए। इसलिए उन्होंने अस्थायी रूप से एक संदेश भेजा, क्या आप वहां हैं? उन्हें आश्चर्य हुआ जब वीचैट ने स्वतः ही उन्हें उत्तर दिया, अब आप दूसरे पक्ष के मित्र नहीं हैं। आपको संदेश भेजने से पहले मित्र सत्यापन जोड़ना होगा। अध्याय 45 जब गर्लफ्रेंड गलत समझ ले और दोस्तों को डिलीट कर दे तो क्या करें? शेनगु को पता नहीं था कि ये स्थिति असल में यांग कियान की छोटी सी चाल की वजह से पैदा हुई थी। इससे पहले जब सु जिकिंग बाथरूम में थी और उसका फोन अभी लॉक नहीं हुआ था, यांग कियान ने झट से अपने वीचैट से शेनगु को डिलीट कर दिया था। बेशक उसे यह भी पता था कि ऐसा करने पर जल्द ही उसका पर्दाफाश हो जाएगा, लेकिन उसने पकड़े जाने पर कबूलनामे का बहाना पहले ही सोच लिया था और अपने क्वालिटी बॉयफ्रेंड जियाओ हुआंग को भी इसके बारे में बता दिया था। शेनगु को जब पता चला कि उसे एक दोस्त ने डिलीट कर दिया है तो उसने आह भरी और जल्दी से वांझी सर्च पर निम्नलिखित शब्दों के साथ खोज की, अगर मेरी गर्लफ्रेंड ने किसी गलतफहमी के कारण मुझे वीचैट के दोस्तों से हटा दिया है तो मुझे क्या करना चाहिए? पृष्ठ पर तुरंत ही अनगिनत सूचनाएं प्रदर्शित हो गईं और पारंपरिक उत्तर था, उसने शायद इसलिए आपका वीचैट डिलीट कर दिया क्योंकि उसने आपकी किसी बात को गलत समझा और उसका दिल दुखाया। आपको अपनी गर्लफ्रेंड को ईमानदारी से समझाने की पहल करनी चाहिए और उसे समझाना चाहिए कि आपने ऐसा क्या किया जिससे उसे गलतफहमी हुई। उससे कुछ मीठे शब्द कहें, लड़कियों को मनाने की जरूरत होती है। अगर आप में धैर्य और ईमानदारी है तो वह आपको माफ कर देगी। बेशक कुछ कठोर प्रतिक्रियाएं भी थीं, जैसे अगर उसने आपको गलत समझकर भी डिलीट कर दिया है और यह आपकी गलती नहीं है तो उससे परेशान क्यों होना। हो सकता है कि कुछ दिनों में उसे सब समझ आ जाए और वह खुशी खुशी आपको ढूंढने आ जाए। हालांकि शेनगु को प्यार का ज्यादा अनुभव नहीं था, लेकिन वह जानता था कि उसकी बुनियादी भावनात्मक बुद्धिमत्ता के आधार पर हार्डकोर निश्चित रूप से एक अच्छा विकल्प नहीं था। कम से कम जब सु जिकिंग और उसके बीच अंतरंगता केवल 32 साल की थी तो वह इस मामले को इतनी लापरवाही से नहीं ले सकता था। चूंकि अब वह वीचैट संदेशों के जरिए अपनी बात समझा नहीं सकता था, इसलिए फोन करना या मिलने और बात करने का कोई मौका ढूंढना ही एकमात्र रास्ता था। शेनगु किराए के घर में वापस चला गया और लिन मोमो के जानकारी लाने का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर बाद लिन मोमो अपने फोन के साथ वापस आई, जिसमें पहले से ही जानकारी की तस्वीरें ली जा चुकी थीं। मुझे माफ करना गुरुजी, शायद मैं कुछ ज्यादा ही सुंदर हूं। परिसर में प्रवेश करने के बाद मैंने युवा झील के किनारे मुझे देखने के लिए कई लोगों को आकर्षित किया और कुछ साहसी लड़के थे जो मेरा नाम और कक्षा पूछने आए थे। इसलिए जब मैं वापस आया तो मुझे थोड़ी देर हो गई। लिन मोमो ने बात करते हुए अपना फोन शेनगु को थमा दिया। हालांकि उसने माफी मांगी पर उसके चेहरे पर बेशक बहुत गर्व था। शेनगु अब डोंग विश्वविद्यालय की छात्राओं की स्थिति समझ गया था। केवल सु जिकिंग और झो यांग, जिनमें से एक बिनली के पुरुष भी परवाह नहीं करते, लिन मोमो के स्तर तक पहुंच सकती थीं। उनके करीब आने के लिए किसी के पास ऐसा ज्ञान होना चाहिए जिसकी वे कदर करती हों। दूसरी व्यक्ति एक स्कूल शिक्षक थी जो कॉलेज के छात्रों से उम्र में बड़ी थी। हालांकि शिक्षक छात्र के प्रेम की कल्पना अक्सर कई पुरुष छात्र करते थे, लेकिन बहुत कम ही ऐसे थे जो इसे हकीकत में बदलने की हिम्मत रखते थे। यह सुनकर कि लिन मोमो को स्कूल में इतना ध्यान मिल रहा है, शेनगु भावुक हुए बिना नहीं रह सका। वह अचानक उसकी पहचान को कंपनी की महिला सहायक के रूप में उजागर करना चाहता था। यही है पौराणिक सुंदर साथी पाठक। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि साथी पढ़ने का पेशा उस देश में प्राचीन काल से अस्तित्व में है जहां शेनगु स्थित है, और आमतौर पर केवल अमीर परिवार ही साथी पाठक का खर्च उठा सकते हैं। यहां तक कि युवा स्वामियों के आसपास के कई पुरुष साथी पाठक भी बड़े होकर युवा स्वामियों के सबसे भरोसेमंद गृहस्वामी बन गए। महिला साथी पाठक अक्सर घर में पसंदीदा उपपत्नी बन जाती हैं। बेशक जिस युग में शेनगु वर्तमान में स्थित है वहां बहुत से कुलीन परिवार नहीं हैं जो साथी पाठकों का उपयोग करते हैं।
विशेष रूप से महिला साथी पाठकों को युवा मास्टर्स के साथ जोड़ने के मामले में शेनगु को अपने अनुभव में इसका सामना नहीं करना पड़ा है। लेकिन सिर्फ इसलिए कि दूसरों के पास यह नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि उसके पास यह नहीं हो सकता। वैसे भी चेंडोंग विश्वविद्यालय में कक्षाएं सुनने की अनुमति है और लिन मोमो को परीक्षा देने या डिग्री प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ कि उसकी उपस्थिति झो हुआहाई को मेरी स्थिति दिखा सकती है और उसे और अधिक सतर्क कर सकती है। शेनगु ने खुशी से सोचा। उसे लगा कि वह इसका इस्तेमाल सु जिकिंग को यह दिखाने के लिए भी कर सकता है कि उसके पास न सिर्फ ज्ञान है, वह विमान उड़ाने में माहिर है, बल्कि उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी वूगे, जियाओ हुआंग और अन्य लोगों से कमतर नहीं है। अगर वह पहले से ही मुझे थोड़ा पसंद करती है तो लिन मोमो की उपस्थिति के कारण ईर्ष्या करना और भी बेहतर होगा। bit.ly 3 IBFJKV पर एक त्वरित नजर डालने से आपको अधिक संतुष्टि मिलेगी। यह सोचते हुए शेनगु ने लिन मोमो को पहले से अलग भाव से देखा। गुरुजी, जब आप मुझे इस तरह देखते हैं तो मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आपके पीछे कोई गुप्त उद्देश्य है। यद्यपि शब्द प्रशंसात्मक नहीं थे, लेकिन जब लिन मोमो ने यह कहा तो उनका लहजा और अभिव्यक्ति बहुत स्वागत योग्य थी। मैं आपके अथाह समर्पण को बर्दाश्त नहीं कर सकता। यद्यपि शब्द चापलूसी भरे नहीं थे, शेनगु ने उसकी अभिव्यक्ति की नकल की और अपने चेहरे पर एक शानदार मुस्कान के साथ यह कहा, जब तक आप कोई अनुरोध करते हैं तब तक ऐसी कई चीजें हैं जो आपको उसे सहन करने में असमर्थ बना सकती हैं। जब लिन मोमो ने यह कहा तो उसने हल्के से अपने कपड़े खींचने शुरू कर दिए। बस बहुत हो गया, बस बहुत हो गया। प्रिय, तुम्हें अपने आप पर संयम रखना होगा। शेनगु ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए लिन मोमो को उससे आधे मीटर से अधिक दूर सोफे पर बैठने का इशारा किया। फिर उन्होंने उससे महिला साथी पाठक बनने के बारे में गंभीरता से बात करना शुरू कर दिया। यह बहुत बढ़िया है। कक्षा के दौरान आपके साथ रहने से मुझे घर पर लंबे समय तक अकेले रहने पर बोरियत से छुटकारा मिलेगा। शेनगु की योजना सुनने के बाद लिन मोमो खुशी से सहमत हो गया। और मैं यह भी करीब से देख सकता हूं कि तुम्हें किस तरह की लड़की पसंद है। क्या वह मुझसे बेहतर है? इसके अलावा मैं तुम्हें उसकी खोज के दौरान कुछ सलाह भी दे सकता हूं। जब इस विषय पर बात आई तो शेनगु ने महसूस किया कि लिन मोमो का उत्साह पहले से भी अधिक मजबूत था। मेरे प्रेम जीवन के बारे में कितनी उत्साही बिल्ली है। हालांकि शेनगु अपने दिल में लिन मोमो के उग्र सहयोग से संतुष्ट था, लेकिन उसने हमेशा महसूस किया कि आग बहुत जोर से जल रही थी। हालांकि इस समय उसे लिन मोमो की मदद की जरूरत थी, इसलिए वह जानता था कि उसे उसके उत्साह को कम करने के लिए कुछ नहीं कहना चाहिए। उसने हल्का सा सिर हिलाया, जो लिन मोमो के उत्साह का अनुमोदन था। फिर उसने उसके फोन पर फोटो एल्बम खोला और स्प्रिंग लेक के पास लगे नोटिस बोर्ड की तस्वीरों को ध्यान से देखा। पहली तस्वीर में पूरा नोटिस बोर्ड और आसपास की स्थिति दिखाई गई है। यद्यपि वह उस पर पोस्ट की गई अपनी और वू जियाई की तस्वीरें नहीं देख सके, फिर भी लिन मोमो द्वारा ली गई कुछ क्लोजअप तस्वीरें और व्हिसल ब्लोअर का टेक्स्ट विवरण मौजूद था। कुछ ही सेकंड में शेनगु को समझ में आ गया कि इस खुलासा घटना का सूत्रधार न तो वूगे था, जिस पर उसे पहले से संदेह था, और न ही जियाओ हुआंग, जो शुरू से ही उसके खिलाफ साजिश रच रहा था। क्योंकि पाठ विवरण सामग्री में वू जियाई और उनके द्वारा झो हुआहाई की डिनर पार्टी में एक साथ भाग लेने का विवरण शामिल था, इसलिए व्हिसल ब्लोअर की पहचान झो हुआहाई होनी चाहिए। भले ही नोटिस बोर्ड पर फोटो और पाठ्य सामग्री लगाने वाला वह व्यक्ति न हो, लेकिन यह अवश्य ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे उसने भेजा होगा। शेनगु एक विचारशील भाव के साथ सोफे पर बैठ गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी जल्दी मेरे खिलाफ कदम उठा लेगा। क्या उसने पहले ही मेरी पृष्ठभूमि की जांच कर ली है? चेनडोंग शहर में झो हुआहाई की शक्ति और स्थिति को देखते हुए उसके लिए स्कूल के नेताओं को ढूंढना और उनकी छात्र फाइलें प्राप्त करना असंभव नहीं होगा।